नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके सामने जो अभी क्लासेस चल रही हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड उसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स चल रहे हैं। और लास्ट टॉपिक है अपना CFT और VBT सिद्धांत। आप लोगों को बता दिया था CFT और VBT सिद्धांत की कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस है, उनको आपको मैं बता देता हूँ। CFT सिद्धांत जो होता है वो पूर्णतः आयनिक बॉन्ड के आधार पर होता है, ध्यान रखना। CFT सिद्धांत आयनिक बॉन्ड को फॉलो करता है, जबकि VBT सिद्धांत कहता है ये आयनिक भी हो सकता है और सहसंयोजक भी हो सकता है। VBT सिद्धांत जो कहता है वो आयनिक और सहसंयोजक दोनों की बात करता है, जबकि ये आपके सिर्फ इसी की बात करेगा, आयनिक बॉन्ड के बारे में। और ये दुर्बल और प्रबल क्षेत्र लिगेंड के बारे में बता सकता है CFT सिद्धांत, जबकि VBT सिद्धांत जो होता है वो दुर्बल और प्रबल क्षेत्र लिगेंड के बारे में नहीं बता सकता है। किस प्रकार से होता है? वर्गाकार समतलीय आकृति जो बनती है, यानी कि sp3 प्रकार का संकरण और DsP2 प्रकार का संकरण जो होता है उसके बारे में ये बता नहीं सकता है। दूसरा, ये इसको स्प्लिटिंग करके बता सकता है। जैसे आपको बताया था अष्टबल संकुल बनना था, उसमें 3 ऑर्बिटल नीचे और 2 ऑर्बिटल ऊपर, T2G EG कक्षा कहा जाता है। इस पे स्प्लिटिंग हो सकती है, ऐसा ये VBT सिद्धांत नहीं बता सकता। खास करके आपको ध्यान रखना, VBT सिद्धांत चुंबकीय गुणों के बारे में नहीं बता सकता, VBT सिद्धांत संकुलों के रंगों के बारे में नहीं बता सकता, VBT सिद्धांत संकुलों के स्थायित्व के बारे में नहीं बता सकता, VBT सिद्धांत जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है उनके उष्मागतिकीय जो फैक्टर है उनके बारे में नहीं बता सकता, उष्मागतिकीय गुणों के बारे में नहीं बता सकता। ये VBT सिद्धांत की कमियां हैं। यही सिद्धांत की जो CFT सिद्धांत में है, ये CFT सिद्धांत की आपकी क्या होती है, प्रबलता में हो जाती है। CFT सिद्धांत इनको फॉलो कर लेता है। ये इसी प्रकार से CFT सिद्धांत महत्वपूर्ण होता है। CFT सिद्धांत में आपको बताया था जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं, यानी अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स के लिए किस प्रकार से ये बनते हैं। और अब आपको बताते हैं आपको इसी प्रकार से कि चतुष्फलकीय के लिए किस प्रकार से होगा। जो देखिए चतुष्फलकीय के लिए क्या होगा, टेट्राहेड्रल के लिए क्या होगा, D5 होंगे, ये D5 ऑर्बिटल पर। फिर क्या करेंगे आप, यहाँ पर 3 बना दोगे चतुष्फलकीय के लिए, और यहाँ हो जाएगा ये EG कक्षक आपके, और T2G कक्षक ये हो जाएगा। ध्यान रखना खास करके ये इस प्रकार से है, कोई विशेष फर्क है नहीं इनमें। और इस प्रकार से ये टेट्राहेड्रल के लिए शेप है, टेट्राहेड्रल हो गया, वर्गाकार समतलीय हो गया, यानी कि इनके लिए इस प्रकार से है। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर जिनकी 4 होगी उनके लिए CFT सिद्धांत इस प्रकार से डिनोटेट करता है। खास बात से क्या है, संकुलों के रंग के बारे में ये व्याख्या करता है CFT सिद्धांत। संकुलों के रंग के बारे में किस प्रकार से व्याख्या करेंगे, देखिए इधर यहाँ एक ऑर्बिटल बना करके बता देता हूँ। देखिए रंग की व्याख्या कर सकता है, कलर के बारे में बता सकता है। CFT सिद्धांत कलर की व्याख्या कर सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार से संकुल होंगे। ये क्या बताता है, जब कोई एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे आपके बुक में एक एग्जांपल दे रखा है H2O6 3+, ये एग्जांपल दे रखा है। इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, वो यहाँ पर आया है एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी कि T2G कक्षक में जब प्रवेश करेगा, जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षक में प्रवेश कर जाता है EG कक्षक में, तो पुनः लौटता है तो अपने पास रंगों का अवशोषण करता है, ये रंगों का अवशोषण जो होता है, जो फिर आपको पूरक रंग सप्लीमेंट्री कलर जो आपको दिखाई देते हैं, किस प्रकार से दिखाई देते हैं। जैसे आप जानते हो हरा रंग आपको किस में दिखाई देगा, लाल रंग में दिखाई देगा। हरा रंग अवशोषित होगा और दिखाई देगा आपको लाल रंग। जैसे विब्ग्योर है, ये आप जानते हो, विब्ग्योर S इस प्रकार से लिख सकते हो आप, इनको इस प्रकार से लिख सकते हो। तो वॉयलेट कलर होगा तो ये आपको इस प्रकार से कलर दिखाई देगा, और ब्लू कलर होगा तो आपको ये दिखाई देगा, और ग्रीन कलर होगा तो आपको रेड दिखाई देगा। इस प्रकार से आप ये बना करके भी आप शो कर सकते हो। देखिए किस प्रकार से कौन से कलर शो करते हैं, किस प्रकार से अगर वो कलर लेंगे तो किस प्रकार से होगा। ये देखिए ग्रीन आपके सामने है, और कौन सा बनेगा, रेड बनेगा। ब्लू है आपके सामने तो आपको कौन सा बनेगा, ऑरेंज बनेगा। येलो है आपके सामने तो वॉयलेट बनेगा। इस प्रकार से ये कलर है। अब इन दोनों के बीच का कलर भी होता है, जैसे ये हो गया B और G, इसे नील लोहित करते हैं, तो नील लोहित के सामने देखिए ये वाला कलर, यानी कि रेड और ऑरेंज, या फिर ये वाला कलर ऑरेंज और ये दोनों में से कोई सा भी कलर बन सकता है। ध्यान रखना है आपको। ये T2G कक्षक में जब एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया और ये अपने उच्च ऊर्जा स्तर कक्षक में प्रवेश करता है, तो पुनः वापस लौटता है तो क्या करता है, रंगों का अवशोषण करता है, जिसके कारण ये कलर वाले कंपाउंड आपको दिखते हैं। ये खास है CFT सिद्धांत के थ्रू ये कलर है। CFT सिद्धांत 2 बातों पर ध्यान देता है, एक तो DD ट्रांजिशन, इसे DD ट्रांजिशन भी कहा जाता है। ध्यान रखना, आपके सामने जो चित्र बनाया है वो DD ट्रांजिशन का है, DD संक्रमण का। और दूसरा जो काम करता है वो CFT पर काम करता है, यानी कि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, CTS कहा जाता है इसे, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा।
चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कहा जाता है इसे, इस पर ये व्यवहार करता है। और ये खास करके इंपॉर्टेंट है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा वाले जो होते हैं इसमें जो संपूर्ण होंगे वो ज्यादा रंगीन होते हैं और इनकी अपेक्षा डी ट्रांजिशन की अपेक्षा डी ट्रांजिशन इनमें नहीं होगा, जिनमें D0 होगा, D5 होगा और D10 होगा, उनमें नहीं होगा। ज्यादातर इनमें हम दोनों में चलता है, खास करके ध्यान रखना है D0 और D10 वाले क्या होते हैं, ये रंगहीन होते हैं। खास करके आपको ध्यान रखना है D0 और D10 वाले क्या होते हैं, ये रंगहीन होते हैं। इसीलिए क्या होता है, स्कैंडियम 3+ और जिंक 2+ रंगहीन होते हैं। जिंक वाले क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, यानी कि जिंक वाला भी रंगहीन होगा, ये भी रंगहीन होते हैं। अब क्या बात होती है, अब काम कहां से शुरू होता है, काम शुरू होता है D1 से लगा करके D9 तक वाले क्या होते हैं, ये रंगीन होते हैं, कलर वाले होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा CO2+ जो होता है वो रंगीन होता है। देखिए आपके सामने बना करके बता देता हूँ, इस प्रकार से रंगों का अवशोषण होता है और इस प्रकार से कलर बनते हैं, आप इसको देख सकते हो। ध्यान रखना आपको डी ट्रांजिशन के थ्रू और CFT सिद्धांत जो होता है CTS स्पेक्ट्रा पर ध्यान देता है, यानी कि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा के ऊपर ध्यान देता है। ये इसके ऊपर, इसमें क्या होता है, पूरे आणविक कक्षकों का इधर से उधर पूरा ट्रांसफर होता है। आवेशों का स्थानांतरण में आणविक कक्षकों का ट्रांसफर होता है। देखिए इसमें क्या होगा, आपको बता देते हैं D1 से लगा करके D9 तक के ही कलर देते हैं। जैसे आपने देखा है CO2+, जैसे कॉपर सल्फेट देखा है आपने, कॉपर सल्फेट ये जो होगा वो तो रंगहीन होगा, ध्यान रखना, ये होगा रंगहीन होगा। लेकिन जैसे ही इसमें जल के अणु जुड़ेंगे, 5 जल के अणु जुड़ेंगे, ये हो जाएगा रंगीन हो जाएगा, इसे कलर वाला कहा जाएगा। ये नीला थोथा कहा जाता है, इसे नीला रंग का होता है, नीला थोथा ब्लू विट्रोल कहा जाता है, इसे ब्लू विट्रोल। और इसी प्रकार से D1 से D9 तक के जो आपके विन्यास प्राप्त होंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होंगे, वो वाले कलरफुल होंगे। और दूसरा कारण क्या होता है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण कलर वाले होंगे। खास करके आपको ध्यान रखना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां पर वो क्या होंगे, कंपाउंड कलर वाले होंगे, खास करके आपको ध्यान रखना है। और जहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे वहां पर वो अणुचुंबकीय भी होते हैं, यानी कि खास करके ध्यान रखना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जहां पर है वो अणुचुंबकीय होंगे, यानी कि पैरामैग्नेटिक होंगे और साथ ही साथ क्या होंगे, रंगीन होंगे। ध्यान रखना है, खास करके रंगीन होंगे, इस प्रकार से होंगे, कलरफुल वाले कंपाउंड होंगे, रंगीन होंगे, ये खास करके आपको ध्यान रखना है। ये था आपके चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ ये पूरा फिनिश होता है। इस प्रकार से इनके रंगों के बारे में पूछा जा सकता है, चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में पूछा जा सकता है कि चुंबकीय प्रवृत्ति किस प्रकार से होगी, बताइए। कॉम्प्लेक्स अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा, ध्यान रखना। उनके लिगेंड को ध्यान में रखना है आपको। अगर प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो प्रतिचुंबकीय, प्रबल से प्रतिचुंबकीय याद रखना है। और जो अनुचुंबकीय होंगे वो दुर्बल क्षेत्र वाले लिगेंड होंगे, दुर्बल क्षेत्र वाले लिगेंड अनुचुंबकीय होंगे। प्रबल से प्रतिचुंबकीय याद रखना है आपको, प्रबल से प्रतिचुंबकीय याद रखना है। प्रबल लिगेंड से ही प्रतिचुंबकीय आपको ध्यान रखना है, खास करके ये आपको दिमाग में रखना है। प्रबल लिगेंड जहां होंगे वहां प्रतिचुंबकीय कॉम्प्लेक्स बनने का संभावना से रहती है। यस, नेक्स्ट अब चलते हैं आपके सामने चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 पढ़ने के बाद आपको सीधा मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ले जाऊंगा। उसमें आपको इंपॉर्टेंट किस प्रकार से रिएक्शन हो, किस प्रकार से उन्हें याद रखा जा सकता है। मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिखूंगा और आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी ये क्लास। आप लोग इसे देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे तक अपने मित्रों को, दोस्तों को पहुंचाइए ताकि उनका भी भला हो सके। यस, देखिए चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का नाम आप जानते हो, डी एंड एफ ब्लॉक है। डी एंड एफ ब्लॉक में क्या कौन से आते हैं, देखिए डी और एफ ब्लॉक क्या होते हैं। डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जा सकता है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखोगे, D1 to 10 NS1 to 2, इस प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक चलने के बाद आपके 2 या 3 वीडियो में समाप्त कर देंगे डी और एफ ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होता है। जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इस प्रकार से होता है। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाता है, संक्रमण श्रेणी तत्व कहा जाता है। ध्यान रखना, संक्रमण श्रेणी तत्व इंग्लिश में बोलते हैं इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ध्यान रखना, ट्रांजिशन एलिमेंट का इसमें कौन कौन से श्रेणी चलती है, इसमें 3D 4D 5D और 6D सीरीज चलती है, यानी कि इन 4 सीरीजों में ये व्यवस्थित है डी ब्लॉक में से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखिए जिंक कैडमियम मरकरी संक्रमण श्रेणी तत्व नहीं है, क्यों,
ये प्रश्न पूछा जाता है। या फिर पूछा जाता है जिंक का गलनांक पथरांक कम होता है, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्यों? देखिए इनका सबका आंसर एक ही है, डी ब्लॉक पूरे भरे हुए हैं। इसमें भी आंसर यही है, डी ब्लॉक पूरे भरे हुए हैं, डी ब्लॉक पूरे भरे हुए हैं, कंप्लीट फिल है। ऑर्बिटल इसके डी ब्लॉक पूरे भरे हुए हैं, फुली फिल्ड डी ब्लॉक ऑर्बिटल, यही रीजन है इन सबका। एटॉमाइजेशन एंथैल्पी जो होती है कम होती है, एटॉमाइजेशन एंथैल्पी जिंक की कम होती है, SI2 एटॉमाइजेशन एंथैल्पी। कर्नल एंथैल्पी कहा जाता है इसे, कर्नल एंथैल्पी बताइए। जिंक की कर्नल एंथैल्पी का मान कम होता है, क्यों? देखिए कर्नल एंथैल्पी का मान कम होता है, कारण यही है डी ब्लॉक के कारण, मतलब डी ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट फुल भरे हुए ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल जो होते हैं वो इनके फुल फील्ड होते हैं, फुली फील्ड ऑर्बिटल होते हैं। फुली फील्ड ऑर्बिटल के कारण ही है कर्नल एंथैल्पी किसमें पाई जाती है, जिनके पास डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ज्यादातर होते रहेंगे, वो कर्नल एंथैल्पी एटॉमाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा शो करेंगे। इस तरीके से होता है। कर्नल एंथैल्पी किस प्रकार से होती है, इनमें यह ध्यान रखना, जिंक की कर्नल एंथैल्पी का मान कम होता है, ध्यान रखना, कर्नल एंथैल्पी कहा जाता है। जिंक की कर्नल एंथैल्पी का मान कम क्यों होता है, इसलिए होता है कि इसके डी जो में जो ऑर्बिटल जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे भरे हुए कक्षक है। इसी प्रकार से जिंक कैडमियम मरकरी किस प्रकार के तत्व है, जिंक कैडमियम मरकरी संक्रमण श्रेणी तत्व नहीं है, क्यों? क्योंकि इनके पास डी ब्लॉक के एलिमेंट पूरे भरे हुए हैं, ऑर्बिटल्स पूरे भरे हुए हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका कम होता है, जिंक कैडमियम मरकरी का। ध्यान रखना, ये एक ही तीर से 2-3 शिकार एक साथ हो रहे हैं। जिंक कैडमियम मरकरी क्या मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि डी ब्लॉक के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोई किसी में भी हिस्सा नहीं लेते हैं, अक्रिय गैस जैसा इनका विन्यास होता है। ध्यान रखना, अक्रिय गैस जैसा विन्यास बनेगा इसमें, इसलिए यानी कि डी ऑर्बिटल जो है वो पूरे भरे हुए हैं, इसलिए ये इस प्रकार से काम नहीं करते हैं। खास करके आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये संक्रमण श्रेणी के बारे में आपको इंट्रोडक्शन बता दिया है। संक्रमण श्रेणी के जो है एलिमेंट है वो किस प्रकार से याद किए जा सकते हैं, कैसे लिखे जा सकते हैं, आपको याद करने का तरीका बता देता हूँ। डी ब्लॉक में कौन कौन से सदस्य हैं, कौन कौन से तत्व हैं, जो देखिए आप किस तरीके से आपको मैं बता देता हूँ, आपको याद रह जाएंगे। 3D 4D और 5D 6D सीरीज जो भी है उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको साफ याद करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इसके भी याद हो जाए। यह सबसे पहले होता है 3D सीरीज। 3D सीरीज जानते हो आप, साइंस टीचर विनीता पुरमानी मन फेकोनी, साइंस टीचर विनीता पुरमानी मन फेकोनी। क्यों जान जला जाती हो आंसू से बढ़कर पूरा है ये 3D सीरीज। अब 3D सीरीज के बाद 4D सीरीज, ये तो लगभग सभी बच्चों को याद रहता है। इसके नंबरिंग भी डाल देता हूँ मैं, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, इस प्रकार से इनकी नंबरिंग है। और इसी प्रकार से यहाँ ये चलेगा, इसको कैसे याद रखा जाएगा, अभी इसकी ट्रिक्स भी बता देता हूँ। ये 3D है, ये 4D है, ये 5D है, ये 6D है। यहाँ आपको यूँ ये इस तरीके से खड़ी और इस तरीके से भी बता देता हूँ। स्कूटर यामा लाओ ऐसी, इसका हो जाएगा स्कूटर यामा लाओ ऐसी। इसे याद करने का तरीका बता रहा हूँ। यामा टिकम जरा हाफ रफ, टिकम जरा हाफ रफ, टिकम जरा हाफ रफ। वो नबी तेरे दरबार में, वो नबी तेरे दरबार में, वो नबी तेरे दरबार में। यस कर मर्डर वरना सजा, कर मर्डर वरना सजा, कर मर्डर वरना सजा। ये देखिए आप लोगों को याद रह सकता है आसानी से। मैंने टीसी रमेश को भेजी, मैंने टीसी रमेश को भेजी। यस, मैंने टीसी रमेश को भेजी। ये बहुरियम है, बी एच जो है वो बहुरियम है। फेरवास हिस्ट्रीसीटर, फेरवास हिस्ट्रीसीटर, फेरवास 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 हिस्ट्रीसीटर, फेरवास हिस्ट्रीसीटर। एचएस को शॉर्ट में हिस्ट्रीसीटर कहा जाता है। कोरियर मत कर, कोरियर मत कर, कोरियर मत कर, कोरियर कोरियर इस प्रकार से लिखोगे कोरियर। थोड़ा लिखने का तरीका अलग है। कोरियर होता है
जैसे कोरियर लिखा है मैंने, मत कर, कोरियर मत कर। नी पढ़ोगे पीटोगे दोस्त, नी पढ़ोगे पीटोगे दोस्त लिखा है, नीचे ध्यान रखना है। क्यों आज आया राजू, क्यों आज आया राजू, क्यों आज आया राजू। जहरीली कैडबरी होगी, जहरीली कैडबरी होगी, ये सुन ले, जहरीली कैडबरी होगी, ये सुन ले, जहरीली कैडबरी होगी, ये सुन ले, ये इस प्रकार से देखिए आपके सामने कुछ मैंने लिखे हैं, जो देख लीजिए इस प्रकार से है। इसको आप यूं भी याद रख सकते हो, यूं भी याद रख सकते हो, यूं भी याद रख सकते हो और यूं भी याद रख सकते हो। अब आपको देखिए ये कैसे है, इसको तो यहाँ लाओ ऐसी, टिकम जरा हाफ रख, ये देखिए ये यहाँ लिखा हुआ है, इनके नाम आप लोग देख लेना, पूरे नाम क्या है, जिसे मैं बता देता हूँ। लैंथेनम, हैफ्नियम, पेंटेनम, टंगस्टन, रेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ओरम, Hg मर्क्यूरी है वो। इनमें से देखिए किस प्रकार से क्या है, 3D ब्लॉक जैसे कहा जाता है, ध्यान रखना ये 3D ब्लॉक है, ये 4D ब्लॉक है, ये 5D ब्लॉक है और ये 6D ब्लॉक है। ध्यान रखना इनमें से अपवाद के लिए रूप में आप जानते हो क्रोमियम है एक अपवाद और दूसरा आपके सामने कॉपर है अपवाद। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखिए 3D5 4s1, 3D10 4s1। देखिए अपवाद वाली श्रेणी में आपके सामने लेकर के आया हूं, खास करके ध्यान रखना है। इनके साथ ही साथ में पूरे में अपवाद आपके सामने लिखूंगा और देख लीजिए किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बाकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीधे भरे जाएंगे और इनमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से काम करेंगे। ये होता है 21 नंबर पे, 21 में 18 जोड़ दीजिए, 18 देखिए 2 8 18 32 से आप इलेक्ट्रॉन भरते हो, 2 8 18 18 32 32 से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इन्हीं को काम में लेना है। इसमें 18 जोड़ दीजिए, ये हो गया 39 नंबर, यानी कि 39 नंबर पे आता है एक, और इसमें 18 जोड़ दीजिए, ये आता है 57 नंबर पे, और इसमें 32 जोड़ दीजिए, ये 18 जोड़ दिए, 18 जोड़ दिया, 32 जोड़ दीजिए, 32 जोड़े इसमें तो ये 89 पे आता है। देखिए इस प्रकार से आपको इनके परमाणु क्रमांक अगर याद नहीं है तो ये थोड़ा सा ट्रिक्स आप लोगों को ध्यान रखना है। 2 8 18 18 32 से इन्हें जोड़े जाते हैं, 21 18 39 18 57 और फिर 32 जोड़ करके 89 पर आ जाता है। ध्यान रखना यहाँ आकर के थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 22 नंबर पे ये है, 40 नंबर पे ये आ जाएगा। ध्यान रखना ये लैंथेनाइट सीरीज स्टार्ट हो जाती है, ए ब्लॉक है, यहाँ से ए ब्लॉक स्टार्ट हो जाते हैं, खास करके आपको ध्यान रखना है। तो इसमें 32 तत्व डायरेक्ट जोड़ना है, यानी कि यहाँ ये हो जाएगा 72 नंबर पे, इसमें 40 में डायरेक्ट 32 जोड़ दीजिए, 18 नहीं जोड़ने हैं यहाँ पर थोड़ी सावधानी रखनी है। यहाँ 32 जोड़ देने हैं, 32 जोड़ने पर 72 आ जाएंगे। यहाँ फिर इसमें 32 जोड़ दीजिए तो यहाँ कितने आ जाएंगे, 104 आ जाएंगे, यानी कि रदरफोर्डियम जो तत्व है वो 104 नंबर वाला तत्व है। अब आगे वाले जो है वो कंप्लीट नंबर डाल दीजिए, ये 105 हो जाएंगे, ये 106 हो जाएंगे। इस प्रकार से आगे तक गिनती लिख दीजिए, आपको काउंटिंग जैसे आती है। ये 73 नंबर पे हो जाएगा, ये 74 पे हो जाएगा, ये 75 पे हो जाएगा। नेक्स्ट आगे लिखते रहेंगे, ये 41 पे हो जाएगा, ये 42 पे हो गया, ये 43 पे हो जाएगा। यहाँ पर एक खास क्वेश्चन उठता है, यहाँ से लैंथेनाइट संकुचन क्या होता है समझिए। ये लैंथेनाइट संकुचन है, देखिए क्या होता है, जिरकोनियम और हाफनियम, नायोबियम और टेंटेलियम के परमाणु त्रिज्याएं लगभग बराबर हो जाती है। खास करके ये है लैंथेनाइट संकुचन के कारण। यहाँ पर देखिए डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाना प्रवेश कर जाता है, 4f14 पूरे होते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाना प्रवेश कर देता है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ये इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, इन सब में क्या क्या है, इन सब की आपको बराबर बता देंगे। सभी के बारे में मैं आपको स्टडी करवा दूंगा 3D 4D 5D, जबकि आपके सिर्फ 3D सीरीज ही आप लोगों के कोर्स में है, खास करके ध्यान रखना। 3D सीरीज का देख लीजिए किस प्रकार से है, इस प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से खास करके ध्यान रखना है। इसके आगे आप आर्गन लिख देना, आर्गन आता है 18 नंबर पे, इस प्रकार से फिर आगे ये लिख देना, आपका काम बन गया। 18 ने 19 19 और 5 24, ये 24 नंबर पे क्रोमियम हो गया। अब देखिए 24 और 29 नंबर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को याद हो गए होंगे। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद होने के बाद दूसरे जो तत्व है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखोगे, तो देखिए सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। ये देखिए कोबाल्ट उठाया आपने 27 नंबर पे आता है, 27 को कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे दूर 2 और 7 को दूर लिख दीजिए और फिर इसको लिख दीजिए 4s और इसको लिख दीजिए 3d। ये हो गया आपके कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी 4s2 3d7। ये देखिए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स से मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ ताकि आपको
ध्यान रखना है। ये सिर्फ 3D सीरीज में ही ऐसा लागू होगा, 4D में ऐसा नहीं होगा। 4D में ऐसा करने के प्रयास न करें, बाकी गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। ये आपके निकल देखिए, निकल कितने नंबर पे आता है आप लोग जान रहे हो, 28 नंबर पे आता है, तो ये हो जाएगा 4s और ये हो जाएगा 3D, यानी कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 और 3D एंड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। इस प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को समझ दिया है। इसी प्रकार से फेरम का देखिए, फेरम कितने नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है, तो ये हो गया 4s2 और 3D 6 हो गया। इस प्रकार से सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख सकते हो। क्रोमियम और कॉपर थोड़े से अपवाद है, इनका ध्यान रखना है आपको। जिसके पास पूरे बड़े डिटेक्शन और आधे भरे हुए पूर्ण हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल होते हैं, इनके कारण ये स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से आगे ये चला है, इनमें 23 नंबर वाले भी आप इसी प्रकार से बढ़ सकते हैं, 2 और 3 डाल देना, 4s2 और 3D 3 हो गए, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इस प्रकार से इनका कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों के सामने रखा है। इनमें कोई इतना कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिंपल है, ये इतने कोई कठिन नहीं है, ये सिंपल तरीके से है। आप लोगों को इनको समझने के लिए कोई ज़्यादा कोई ये ऐसा टाइम नहीं लगेगा, आप लोग इसे सावधानी से समझ जाओगे और इसे जान रखना है खास करके। अब देखिए एक एक बारी से इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए ये है 4D सीरीज, ये 4D सीरीज है। 4D सीरीज में क्या हो जाएगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने लिखा है ना, उसमें क्या कर दोगे, जैसा जो सीरीज है उसके आगे डी लग जाएगा। जैसे ये 4D सीरीज है तो 4D सीरीज के आगे क्या लग जाएगा, 4D लग जाएगा, ठीक है ना। यहाँ जैसे 3D लिखा ना आपने, वहाँ 4D लग जाएगा और यहाँ एक और बढ़ जाएगा, यानी 5s हो जाएगा। और 5D सीरीज में यहाँ 5D हो जाएगा, यहाँ 6s हो जाएगा। और 6B सीरीज में यहाँ 6B, देखिए 6B का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिंपल होता है, 4D और 5D में कुछ एक अपवाद है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, किस प्रकार से खास करके ध्यान रखना है। जैसे आपने देखा है यहाँ कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से शो किया गया है D10, तो Ag का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी इसी प्रकार से शो कर दीजिए आप लोग, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 4D10 और 5s1। ये आपके Ag का याद हो गया आपको। Ag का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होगा। Ag कितने नंबर पे आएगा, 18 जोड़ दीजिए इसमें, 18 इसमें जोड़े यानी कि 47 नंबर पे Ag आएगा। जिंक कैडमियम मरकरी का तो आप लोग जानते हो पूरा कंप्लीट भरा हुआ कक्षक होता है इस प्रकार से, और ये का ये कैडबरी का यानी कैडमियम का भी होगा और मरकरी का भी इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी मैं आपके साथ साथ लिखते जा रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको इसमें स्पेशल ध्यान रखना है। इसमें ये देखिए यहाँ पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्पेशल होता है। यहाँ पर पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ये पूरा भरा हुआ होगा 4D10 और यहाँ 5s0 होगा, खास करके ध्यान रखना। पैलेडियम का पूछा जा सकता है, वैसे शायद ये आपके सिलेबस में है नहीं, आपके सिलेबस में ऊपर वाला ही है, लेकिन फिर भी यहाँ ध्यान रखिए पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा स्पेशल है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। 4D10 5s0 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। इस प्रकार से है यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ मोलिब्डेनम और टेक्नीशियम, इसमें थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेना आप लोग। अगर ये आपके सिलेबस में तो हो ठीक नहीं है, एक बार जरूर चेक कर लेना ये सिलेबस में है या नहीं। बाकी यहाँ तक आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता चुका हूँ मैं। इसी प्रकार से अगर इसका ओरम का देखा जाए तो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी प्रकार से आएगा, ये हो जाएगा 5D10 या 5D सीरीज है इसलिए 5D10 और 6s1 हो जाएगा। ये इस प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। यानी कि क्यों आज आया वाले में ग्रुप में देखिए कॉपर Ag और Al में सेम प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चल रहा है, कोई विशेष फर्क है नहीं। 3D सीरीज में 3D में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 4D सीरीज में 4D में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 5D सीरीज में 5D में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसमें कोई विशेष चेंजिंग नहीं होती है, ये सब एक जैसे चलते रहे हैं। यहाँ तक देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समाप्त होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद उनका घनत्व, गलनांक, क्वथनांक भी आप लोगों को बता देता हूँ किसमें किसका ज्यादा होगा गलनांक क्वथनांक। अब देखिए पूरी आवर्त सारणी आप लोगों के सामने हो गई है। डी ब्लॉक की आवर्त सारणी आप लोगों के साथ नहीं है, किस प्रकार से आवर्त सारणी होती है, जिसमें ये डी ब्लॉक वाले 3D 4D 5D और 6D सीरीज यानी कि 4 सीरीज में चलते हैं। इन्हें संक्रमण श्रेणी तत्व कहा जाता है। इन्हें संक्रमण श्रेणी तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें परिवर्तनशील आक्सीकरण प्रदर्शन की क्षमता होती है, यानी कि परिवर्तनशील आक्सीकरण अंक ये दर्शाते हैं, यानी कि चेंजेबल होते हैं। इनके ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बता देता हूँ किस प्रकार से इनके ऑक्सीडेशन नंबर कम और ज्यादा होंगे, आपको बता देते हैं किस प्रकार से इनके ऑक्सीडेशन नंबर कम और ज्यादा होते रहते हैं। आपको इसके ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बता देता हूँ। ये देखिए सबसे पहले 3D सीरीज, यही सीरीज आपके बुक में है, शायद इसी की स्टडी की जाएगी और मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से कौन सा क्या है आपके ये है या नहीं है।
इस प्रकार से ये 3D सीरीज है, आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होगी। वैसे साइंस टीचर विनीता कुर्बानी मन फेंको नहीं, क्यों जान जला जाती हो आंसू से बढ़कर। ये लास्ट 36 तक के तत्व हो गए हैं। 21 नंबर से शुरू होती है, 30 नंबर तक यहाँ समाप्त होती है। इनके आक्सीकरण अंक देखिए, ये तो हो जाएगा फिक्स +2 में, और ये भी हो जाएगा +3 में फिक्स। देखिए इन दोनों की परिवर्तनशील संयोजकता नहीं है। जिंक तो संक्रमण श्रेणी तत्व नहीं है, लेकिन स्कैंडियम जरूर है, ऐसा है ध्यान रखना। स्कैंडियम संक्रमण श्रेणी तत्व है। यहाँ पर क्या करोगे आप, एक एक बढ़ाते रहोगे, अंक को एक एक बढ़ाते रहोगे, 4 तक आ जाओगे। यहाँ पर ये देखिए 2 से शुरू करोगे, 3, 4 और 5 ये आक्सीकरण अंक बता रहा हूँ। किस प्रकार से याद रखना, सिंपल सा तरीका है, कोई विशेष फर्क है नहीं इसमें। 2, 3, 4, 5, 6 तक आ जाओगे। यहाँ पर एक एक अंक बढ़ाना है, आप लोगों से पहले कह चुका हूँ मैं, 2 से शुरू करना है और 1, 2, 3, 4, 5 है। ये देखिए सबसे अधिकतम आक्सीकरण अंक मैंगनीज का होता है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि 3D ब्लॉक में से सबसे अधिक आक्सीकरण अंक किसका होता है, मैंगनीज का होता है। खास करके ध्यान रखना कितना होता है, 7 तक होता है इसका आक्सीकरण अंक। 2, 3, 4, 5, 6, 7 से शुरू करोगे, इसका होता है 2, 3, 4 और 6 तक होता है इसका आक्सीकरण अंक। 5 भी होता है, 5 यहाँ तक देखिए, 2, 4, 6 तक है, इसका है 2 और 3, इसका है 2 और 4 और इसका है 1 और 2। कॉपर का है 1 और 2। देखिए कॉपर 1 और 2 बताता है। ठीक इसी प्रकार से एजी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एजी जो सिल्वर होता है, सिल्वर के पास पूरे ब्रेवोइडी कक्षक होते हैं, ध्यान रखना। एजी के पास पूरे ब्रेवोइडी कक्षक होते हैं, लेकिन फिर भी ये डी ब्लॉक श्रेणी का सदस्य है या संक्रमण श्रेणी तत्व है। ऐसा क्यों? डी ब्लॉक चाहे पूरा भरा हुआ है, इसमें क्या होता है आपको लिखना है, परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाता है। इस कारण से ऐसा होता है, देखिए +1 और +2 के रूप में ये रहने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए एजी क्या है, एक संक्रमण श्रेणी तत्व है। खास करके इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एजी के विन्यास होते हैं, वो क्या होते हैं, संक्रमण श्रेणी तत्व होते हैं, कॉपर और ये देख लीजिए आपके सामने मैंने ये ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिए हैं। इन ऑक्सीडेशन नंबर को आपको खास करके ध्यान रखना है। 2, 3, 4, 2, 3, 4, यहाँ 2, 3, 4 भी हो सकता है, ये खास करके आपको ध्यान रखना है। ये ऑक्सीडेशन नंबर है। ये पूछा जाता है सबसे अधिक ऑक्सीकरण अंक किसका होता है, सबसे अधिक ऑक्सीकरण अंक Mn का होता है, ध्यान रखना। 3D ब्लॉक में से सबसे अधिक ऑक्सीजन 3D ब्लॉक में से मैंगनीज और 4D 5D और 6D इसमें से सबसे अधिक ऑस्मियम का ध्यान रखना। ऑस्मियम का सबसे अधिक ऑक्सीकरण अंक होता है +8 तक होता है, ध्यान रखना। ऑस्मियम का ऑक्सीकरण अंक +8 तक होता है। अब चलते हैं इसी प्रकार से आगे की ओर। अब मैंगनीज ये सब तो हो गए हैं, ऑक्सीकरण अंक में किस प्रकार से सबसे अधिक है ये आपको खास करके ध्यान रखना है। फिर आगे चलते हैं, इसमें पूछा जाता है घनत्व। अब नेक्स्ट टॉपिक में लिखा घनत्व, डेंसिटी लिखा जाता है, इसको डी से लिखा जाता है डेंसिटी। डी बराबर होता है, आप लोग जानते हो, m/v, यानी कि आयतन और इसका मान उल्टा उल्टा होगा। आयतन बढ़ेगा ये घटेगा, ये बढ़ेगा ये घटेगा, और द्रव्यमान बढ़ेंगे घटेंगे तो घनत्व बढ़ेगा घटेगा, यानी कि द्रव्यमान बढ़ता है तो भी घनत्व बढ़ेगा और द्रव्यमान कम होता है तो घनत्व भी घटेगा। यानी कि सबसे कम घनत्व अगर पूछा जाए तो इसका होता है, ध्यान रखना, स्कैंडियम का घनत्व सबसे कम होता है, घनत्व सबसे कम। खास करके आपको ध्यान रखना है, घनत्व सबसे कम किसका होता है, स्कैंडियम का घनत्व सबसे कम होता है। और पूछा जाए इसमें से घनत्व सबसे अधिक किसका होता है, तो ध्यान रखना आवर्त इसमें डी ब्लॉक में से सबसे अधिक घनत्व जो होता है, सबसे अधिक घनत्व जो होता है वो ऑस्मियम का होता है, ध्यान रखना। ऑस्मियम और इरिडियम का लगभग बराबर होता है, लेकिन माना जाता है ऑस्मियम का घनत्व अधिकतम होता है। खास करके आपको ये चीज ध्यान रखना है। और अगर 3D ब्लॉक में से पूछा जाए कि उसमें सबसे अधिक घनत्व किसका होता है, तो कोबाल्ट, निकल और कॉपर का होता है, ध्यान रखना। कोबाल्ट, निकल और कॉपर का इनका घनत्व का मान 8.90 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक होता है, ध्यान रखना। इनका घनत्व का मान जो होता है 8.90, इनके तीनों के लगभग बराबर मान होते हैं 3D सीरीज में से। अगर इसमें से पूछा जाए तो सबसे कम घनत्व 3D सीरीज में से स्कैंडियम का, और इनमें से कोबाल्ट, निकल और कॉपर का लगभग बराबर होता है। यहाँ देखिए 4D सीरीज वाले को बता देता हूँ मैं, यहाँ ऑक्सीकरण हटा करके 4D सीरीज और 5D सीरीज को पुनः एक बार और लिख देता हूँ। 3D 4D 5D सीरीज ये ऑक्सीकरण अंक हो गए हैं, ध्यान रखना। इस प्रकार से ऑक्सीकरण होते हैं। ये मैंगनीज ऑक्सीकरण अवस्था +7 दर्शाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसी प्रकार से घनत्व के बारे में ही बता देता हूँ। घनत्व किसके 3D 4D और 5D सीरीज के हैं। मैं इसमें देखिए इस क्लास में आपके सामने लगातार बोलता रहूँगा। लगातार बोलने का कारण यही है कि आप लोगों को समझ में आ जाए, आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। यस, 3D के बाद 4D सीरीज है, उसके बाद 5D सीरीज है, उसके बाद 6D सीरीज है। यानी कि यहाँ तक सीरीज खास है। स्कूटर यहाँ लगाओ ऐसी, और टिकम जरा हाफ रख, वो लगी तेरे दरबार में, कर मर्डर वरना सजा, मैंने टीसी रमेश को भेजी। देखिए ऐसे भी याद कर सकते हैं हम आप आवर टाइप में। और फिर वो 60 सीटर
फोरियर मत कर। देखिए यहाँ तक की सीरीज लिख रहा हूँ मैं, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे दोस्त। क्यों आज आया राजू, क्यों आज आया राजू। जहरीली कैडबरी होगी सुन ले, जहरीली कैडबरी होगी सुन ले। इसके नीचे यहाँ तक लिखे हैं मैंने 5 सीरीज तक के ही तत्व लिखे हैं, उनसे आगे की और मैं नहीं बढ़ा हूँ। देखिए घनत्व सबसे कम और घनत्व सबसे अधिक किसका होता है। घनत्व अगर सबसे कम पूछा जाए तो स्कैंडियम का 3D सीरीज में से, और ओवरऑल में भी पूछा जाए तो भी स्कैंडियम का ध्यान रखना। और अगर इसमें पूछा जाए 4D सीरीज में सबसे कम घनत्व है तो इसका Y का एट्रियम का, और सबसे अधिक घनत्व जो होगा एंथ्राइम किसका होगा। इसमें आपको देख लीजिए ये सबसे अधिक घनत्व जो है आपको बता देता हूँ। और 5D सीरीज में भी सबसे कम घनत्व। देखिए सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए सबसे कम घनत्व किसका होगा, जो स्टार्टिंग में है उनका सबका सबसे कम घनत्व होता है, खास करके आपको ये ध्यान रखना है। और सबसे अधिक घनत्व जो होगा वो किसका होगा, रोहिडियम का होगा, RH का होगा, ध्यान रखना ये सबसे अधिक घनत्व इसका होगा 4D सीरीज में से। 4D सीरीज में से सबसे अधिक घनत्व इसका होगा। उसके बाद 5D सीरीज में से आप लोग जानते ही हो ऑस्मियम का घनत्व सबसे अधिक होता है, ध्यान रखना ऑस्मियम का घनत्व सबसे अधिक होता है, घनत्व सबसे अधिक, ध्यान रखना ऑस्मियम का घनत्व सबसे अधिक होगा। किसका घनत्व सबसे अधिक होगा, डेंसिटी किसकी सबसे अधिक होगी, ऑस्मियम की। इधर से ध्यान रखना है कि अगर इनके एक एक के बारे में पूछा जाए 3D 4D 5D में से तो स्कैंडियम इनका इसमें से 3D में से, स्ट्रियम का Y 4D में से, और La का मतलब 5D में से, लेंथेनम का इनका सबका इस प्रकार से घनत्व कम होता जाता है। और यहाँ पर इसका घनत्व ध्यान रखना रोहिडियम का ज्यादा है। इसी प्रकार से ये घनत्व के बारे में बता दिया है। इसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक इसी में चलता हूँ मैं, आपका गलनांक क्वथनांक। गलनांक क्वथनांक ये प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज चल रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान रखना है। ये आपके सामने सारणी बना रखी है, उस सारणी में ही आपको मैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों समझा देता हूँ। इस प्रकार से बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इनके कम ज्यादा होते रहते हैं। देखिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ, किस प्रकार से इनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होंगे, किस प्रकार से इनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। संक्रमण श्रेणी के तत्वों के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। देखिए सबसे कम आपको ध्यान है, पहले भी बता चुका हूँ, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी का सबसे कम गलनांक होता है, ध्यान रखना। अगर गलनांक की बात की जाए, गलनांक लिख देता हूँ यहाँ पर, गलनांक को समझा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ गलनांक की बात की जाए, यहाँ घनत्व को बता रहा हूँ, ध्यान रखना। गलनांक करना है, एक बार फिर से मिटा दिया है मैंने, पुनः वापस लिख देंगे इसको। और यहाँ से जिनको सर्कल में पैक किया है उनको सर्कल हटा करके आपको बता देंगे, क्योंकि आप गलनांक क्वथनांक का काम चल रहा है। ये ऑस्मियम का ये घनत्व जो है वो सबसे पहले ज्यादा होता है, ये बता दिया है आपको, पहले बता चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए इस सीरीज को आपके सामने रख दिया है, ये मैं इंग्लिश को भी हटा देते हैं। इस प्रकार से देखिए ये घनत्व का टॉपिक था आपके समाप्त हो चुका है। अब गलनांक क्वथनांक का टॉपिक लेकर के आपके सामने रिवाइज कर देता हूँ, किस प्रकार से गलनांक क्वथनांक अधिक होगा। गलनांक की बात की जाए, देखिए सबसे पहले गलनांक ले रहे हैं अपन, इसे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक पूछा जाए सबसे कम किसका होता है 3D ब्लॉक में से, 3D ब्लॉक में से सबसे कम गलनांक जिंक का होता है, ध्यान रखना। सबसे कम गलनांक किसका होता है, कम मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ लिख दिया है मैंने कम मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो आपको पूछा जाए इसका गलनांक क्वथनांक किसका कम होता है, तो इसका कम होता है किस प्रकार से। अब वेनेडियम और क्रोमियम इस प्रकार से जिंक का कम होता है गलनांक क्वथनांक, वेनेडियम क्रोमियम इस प्रकार से इन दोनों का लगभग। देखिए गलनांक की जो बात की जाए तो वेनेडियम और क्रोमियम का लगभग बराबर है। आपके रूप में जो ग्राफ प्लॉट किया गया है इस प्रकार से, वेनेडियम फिर क्रोमियम ऊपर, फिर इस प्रकार से नीचे है, क्रोमियम का अधिक है गलनांक, फिर मैंगनीज का कम बताया गया है। आपके किताब में इस प्रकार से ग्राफ है, लेकिन इसका 1917 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसका 1900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये इस प्रकार से मान है, जो देख लीजिए आप किस प्रकार से किसका गलनांक क्वथनांक अधिक है, यानी कि गलनांक इसका अधिकतम है। क्रोमियम का आपके हिसाब से 1900 ध्यान रखना है, और जिंक का गलनांक कम होता है, आपको ध्यान रखना है। अब इसमें से 4D सीरीज में से अगर बात की जाए, 4D सीरीज में से बात की जाए तो गलनांक कब किसका होगा, इसी का होगा, सबसे कम गलनांक इसी का चलता रहेगा। इसी प्रकार से 4D सीरीज में भी गलनांक कम किसका होगा, कैडमियम का होगा। इसी प्रकार से गलनांक कम किसका होगा, मर्क्यूरी का होगा। यानी कि ये सब तो आपके सामने आ गए हैं कम गलनांक वाले। और इधर देखिए कौन सा गलनांक किसका ज्यादा होगा, 4D और 5D सीरीज में से सबसे अधिक गलनांक और सबसे कम गलनांक के बारे में बता दिया है आपको। देखिए 4D सीरीज में से सबसे अधिक जो गलनांक होगा वो किसका होगा, सबसे अधिक गलनांक मोलिब्डेनम का होगा। कितना होगा, 2610 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसका गलनांक होता है। इसमें से देख लीजिए, इसमें से आपको पता है टंगस्टन का गलनांक अधिक होता है, 3300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसका गलनांक होता है। यानी कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक गलनांक
टंगस्टन का हुआ, W का हुआ, ये ध्यान रखना। और फिर इधर देख लीजिए सबसे कम गलनांक जो चल रहे हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी के चल रहे हैं। ये आपके सामने गलनांक के पॉइंट रखे हैं 3D में से, ये देख लीजिए इन दोनों में से, और फिर 4D में से मोलिब्डेनम और 5D में से टंगस्टन। इस प्रकार से इनका गलनांक होता है। क्वथनांक के बारे में बता देता हूँ, इसी प्रकार से ये गलनांक टॉपिक था। अभी आपको क्वथनांक के बारे में बता देता हूँ किस प्रकार से क्वथनांक है। क्वथनांक भी आप लोगों को ध्यान रखना है, क्वथनांक किसका कम होता है, जिंक का। ध्यान रखना खास करके किसका कम होगा, क्वथनांक जिंक का कम होता है। और फिर उसके बाद कैडमियम चलता है और मरकरी चलता है। ये आपको ध्यान रखना है सभी वर्गों में, मतलब 3D और 4D 5D में इसी प्रकार से होता है। और अगर क्वथनांक की बात की जाए सबसे अधिक क्वथनांक किसका होगा, तो सबसे अधिक क्वथनांक जो होगा वो होगा वेनेडियम का। 3300 डिग्री सेंटीग्रेड, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है। ये इसका क्वथनांक अधिक होगा वेनेडियम का। नेक्स्ट अगर 4D सीरीज में से क्वथनांक की बात की जाए तो 4D सीरीज में से सबसे अधिक क्वथनांक जो होगा जिरकोनियम और नायोबियम का होगा 2950-30 डिग्री सेंटीग्रेड। जिरकोनियम और नायोबियम का होगा 49-30 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखना, यह क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बता रहा हूँ, ये दोनों के क्वथनांक लगभग बराबर होते हैं, खास करके ध्यान रखना। ये है 4D सीरीज में से बीटी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बता रहे हैं, क्वथनांक के बारे में बता रहे हैं। ये भी बताया 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज में। देखिए 5D सीरीज में सबसे अधिक क्वथनांक किसका होगा, सबसे अधिक क्वथनांक जो होगा वो रेडियम और ऑस्मियम का होगा, लगभग 56-30 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों का होगा 56-30 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब इनका क्वथनांक होगा। यानी कि ध्यान रखिए इसका घनत्व भी अधिक है और क्वथनांक भी अधिक है, घनत्व भी अधिक है और क्वथनांक भी अधिक है। ये गलनांक और क्वथनांक का टॉपिक था, आप लोगों के सामने रखा है मैंने। गलनांक क्वथनांक फिनिश होता है, घनत्व फिनिश होता है, ऑक्सीकरण अंक बता दिए हैं, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दी है। आयनन विभव देखिए किस प्रकार से इनके आयनन विभव होते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं इसको, आयनन विभव। आयनन विभव देखिए किस प्रकार से आयनन विभव होंगे, जो खास करके आपको ध्यान रखना। देखिए आयनन विभव का मान जो होता है, प्रथम आयनन विभव का मान कम होता है, ध्यान रखना, खास करके ध्यान रखना। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान जो होता है वो कम होता है, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान जो होता है वो अधिक होता है, और सबसे अधिक थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान होता है। खास करके ध्यान रखना, ये आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं इसको, इंग्लिश में आईपी बोला जाता है शॉर्ट में, और हिंदी में बोला जाता है आयनन विभव। आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये इस प्रकार से मान होते हैं, खास करके ध्यान रखना। अब देखिए किस प्रकार से ये चलते हैं, जो आपको खास करके ध्यान रखना है। देखिए जिनके पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो आसानी से हम दे देंगे, उनके पास आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान कम होगा। जिनके डी ऑर्बिटल पूरे भरे हुए होंगे वो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं दे सकते, जिनके कारण क्या होता है, उनके आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान अधिक हो जाते हैं। जैसे देखिए कॉपर, कॉपर के पास क्या है, 4s1 है और 3d10 है, देख लीजिए यहाँ पर। और इसी प्रकार से आपके पास इधर देखिए क्रोमियम है, क्रोमियम है, क्रोमियम के पास क्या है, 4d5 है, 3d5 है, सॉरी 3d5 और 4s1 है। इसके बाद आता है मैग्नीज, इसके बाद आता है मैग्नीज, और इधर आता है जिंक। देख लीजिए इन दोनों के आयनन विभव के मान देखते रहना, इनके साथ क्या होता है, इनके साथ क्या होता है। देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसका आयनन विभव का मान कम होगा। यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसका आयनन विभव का मान कम होगा। लेकिन फिर जैसे ही d10 ऑर्बिटल आ जाएंगे, ये ध्यान रखना, खास करके d10 ऑर्बिटल आ जाएंगे, यानी कि सेकंड आयनन विभव मान आ जाएगा, सेकंड आईपी का मान आ जाएगा। ध्यान रखना, इधर भी ऐसा ही चलेगा सेम। सेकंड आईपी का मान जैसे ही आएगा, सेकंड आईपी का मतलब ये इस प्रकार से सेकंड आईपी जैसे ही आएगा, कॉपर का अधिक हो जाएगा। ध्यान रखना, कॉपर का आयनन विभव का मान अधिक हो जाएगा सेकंड आईपी में, और जिंक का कम हो जाएगा। खास करके ध्यान रखना, जिंक का आयनन विभव का मान कम हो जाएगा और कॉपर का अधिक हो जाएगा। यहाँ पर ये मैंने आयनन विभव के बारे में बताया। नेक्स्ट क्लास में आपको इसी के बारे में और बताया जाएगा। धन्यवाद।